सबको ही आ गए हो? चैट बॉक्स में सब लिखो फटाफट। मेरी आवाज क्लियर जा रही है क्योंकि मेरी तरफ बारिश बहुत हो रही है। मेरी तरफ बारिश बहुत हो रही है। कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ऐसे मैं तुम लोगों का कल क्लास नहीं ले पाया। ओहो, साफिया। एंड इट्स रियली बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। वेरी गुड। यस सर, वॉइस क्लियर है। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। तो किस किस बच्चे ने गुड मॉर्निंग सर? गुड मॉर्निंग है अभी? ऐसे मैं तो अभी सो के ही उठ रहा हूँ, है ना। चलो कोई नहीं, मेरे लिए गुड मॉर्निंग है। बहुत सोता हूँ मैं, है ना। अच्छा, किस किस बच्चे ने राजीव विजय बनाया? किस किस बच्चे ने राजीव विजय बनाया, लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन सॉल्व किया? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, पहले से कुछ ठीक है। साफिया ने बनाया, फैबीनाज ने बनाया। और अच्छा, लड़कियां ही सब सिर्फ रहती हैं क्या? लड़के सब कहाँ है? लड़कों में कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। हम्म। ये सर, आई हैव मेड सरताज सैयद, आसिम सर, मैंने भी बनाया है। ओके। सर ब्रेक हो गए? क्या ब्रेक हो गए? मैंने भी बनाया है सर, मैंने भी। ठीक है ठीक है। तो किस किस को राजीव विजय बनाने के बाद ज्यादा मजा आया? तुम लोग ने और भी बुक्स बनाए होंगे लाइफ में पहले, है ना। आ, पहले बहुत सारे बुक से बनाया होगा। तो कोई एमटीजी फिंगर टिप्स तो सबसे कॉमन बुक है ना। तो किस किस को राजीव विजय बनाने के बाद ऐसा लगा कि मैं तो एनसीईआरटी का चैंपियन हो गया, अब कोई क्वेश्चन दे मुझे नीट में, मैं तो छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। ओके। ओके। सर बुक नहीं मिला, हयातुर रहमान। बिल्कुल बुक मिलेगा, जो तुम उम्मत हेल्पलाइन के इस पे भेजो। ब्रॉडकास्ट पे भी बुक अवेलेबल है ना जी? सबको मिला ना वहां से? पीडीएफ मिला ना सबको बुक का? बाकी ऑनलाइन तो क्या बोलो साफिया? आई फेल्ट दैट सर। व्हाट यू फेल्ट? साफिया। चलो ठीक है। हम लोग ना, सर जो आपने पढ़ाया वो एग्जैक्ट बुक्स के क्वेश्चन की लाइन है। एंड ऑलरेडी लर्नड दैट एमटीजी इज नॉट एन एफिशिएंट बुक, so I can solve any question. Okay, very good. स्टडीड राजीव विजय से। तुमने राजीव विजय सर से पढ़ा है? सरताज सैयद, उन्होंने, वो तो रेजोनेंस में पढ़ाते थे, और रेजोनेंस में पढ़ाने के बाद अब तो वो नागपुर वगैरह में कोचिंग खोले थे। तो तुम कैसे पढ़ ली हो उनसे? तो हम सबके नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। देखो जैनब फातिमा क्या बोल रही है कि सर अगर हम राजीव विजय बनाते रहेंगे और आपसे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम सबके नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके ओके ओके। हाँ, अक्सा कादरी क्या पूछ रही थी तुम? सर इज एमटीजी नॉट एन इफिशिएंट बुक? क्यों अक्सा, तुमको एमटीजी से ज्यादा प्यार है क्या? देखो ऐसा है बाबू। देखो नहीं, एमटीजी इज नॉट एन इफिशिएंट बुक, ठीक है ना। मैंने खुद नहीं बनाया था, ठीक है ना। मैंने जितनी बार भी नीट दिया अपने टाइम में, आउट ऑफ आएंगे सर इफ वी स्टडी विथ यू। देखो क्या है कि एमटीजी बनाओगे ना, एक तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ कुछ क्वेश्चन इधर उधर से उसमें डाले रहते हैं आउट ऑफ बॉक्स ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चंस के लिए ना मैं खुद क्वेश्चन दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सबको पता है ना। देखो मैक्सिमम करना चाहते हो ना, मैक्सिमम क्या करना चाहते हो? सबका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम होना चाहिए, एक चीज ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ अभी, कि सबकी नीट की पेपर मिली तो 15 मिनट में ना, ओनली 15 मिनट में सारा का सारा नीट का बायोलॉजी बन जाना चाहिए। 15 मिनट में मैंने कंप्लीट किया, 13 मिनट में। माई रिकॉर्ड इज 13 मिनट्स, ठीक है ना। सो आई कंप्लीटेड होल बायोलॉजी ऑफ 90 क्वेश्चन
out of 90 I corrected 86 question directly in the 13 minutes. Okay, तो तुम लोग में ये ये बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए कि इतना माइंड शार्प हो तुम लोग का। एनसीईआरटी इतना बार तुम लोग पढ़ लो उसको ना, मतलब इतना लाइन टू लाइन मैं जो पढ़ाया हूँ और राजीव विजय बना लिए हो तुम लोग, तो तुम लोग में इतनी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जानी चाहिए कि नहीं क्वेश्चन तो आएंगे एनसीईआरटी के लाइन से ही, है ना। और एनसीईआरटी और को मैंने 4 बार बना लिया है सर, पढ़ाएंगे भी हम, फिर मैराथन मैराथन टाइप से रिवीजन भी तुम लोगों का कराएंगे, बहुत कुछ होगा भी, ठीक है ना। तो तुम्हारे 340 मार्क्स ना, वो लोग की हमको कितना भी कम चाहिए ना बायोलॉजी में, तो 340 चाहिए, और ज्यादा क्या चाहिए, 360 में 360 चाहिए ना। कम कितना चाहिए, 340, ठीक है। देखो कितनी बार रिवीजन चाहिए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी बार, जितनी बार रिवाइज करते जाओगे, बुक्स को बुक पढ़ते जाओगे। एनसीईआरटी के अलावा देखो क्या होता है, बहुत सारी मटेरियल्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत सारी टीचर्स भी अवेलेबल है ना, सब कुछ है। कोई आकाश से भी होगा, कोई एलन से होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सब आया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। हम जानते हैं कि कोई पढ़ भी रहा होगा अभी एलन में, कोई किसी कोचिंग में होगा कि हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो कोई कहीं से भी हो, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो 340 की जिम्मेवारी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। पता नहीं अगर तुम लोग मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बट इफ द गाइज इज, मतलब तुम लोग इतना पे करते हो एलएन में, आकाश में पे करते हो ना, डिड यू गिव देम अ गारंटी कि आपको बायोलॉजी में 340 मार्क्स आएगा? क्या वो गारंटी देते हैं? दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रॉम wherever you have studied, Akash, Ellen, Resonance, whatever the big corporate institutes है ना, क्या तुमको वो गारंटी देते हैं 340 मार्क्स ला सकते हो तुम नीट में, मतलब बायोलॉजी में एट एनी कॉस्ट? वो गारंटी देते हैं? नहीं दे सकते। नो बडी कैन गिव यू गारंटी फॉर दिस, बट आई एम गिविंग यू गारंटी जस्ट बिकॉज आई फॉलो द एनसीईआरटी, है ना। और तुमको देखो, गलती मेरी नहीं होगी, गलती तुम्हारी होगी अगर तुम पढ़ाई नहीं किए तो। 340 से कम आने का मतलब ये हो जाता है कि हम तो तुमको 2022 का जो पेपर आएगा, हम तो तुमको पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखेंगे और नीचे में एनसीईआरटी का लाइन शो कर देंगे, जैसे मैंने मैराथन में दिखाया था तुम लोग को, ठीक है ना। तो मैं तो शो करके दिखा दूंगा तुमको, एकदम बिल्कुल डिट्टो लाइन टू लाइन मैच करेगा, है ना। तो क्या है कि तुमको तो मैं दिखा दिया कि देखो बाबू, क्या बोला जाता है, ये पूरे की पूरी क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली आई है। अब तुम तो उस वक्त सर पीटोगे ना कि अरे यार काश मैं सर की बात सुन लिया होता, है ना। ये उल्टी सीधी हरकत में नहीं रहता इस ये बुक वो बुक पढ़ने के चक्कर में, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए बाबू, मेरा बस यही कहना है, मैं तुम लोग को बस इतनी गारंटी जरूर दे रहा हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि डैट यू आर रीडिंग एनसीईआरटी विथ मी, ठीक है ना, तो डेफिनेटली यू विल गेट मिनिमम 340। और नीचे चले जाओगे ना, 330 तो आने ही आने हैं बायोलॉजी में। और फिर तुम सोचो अगर ये कॉन्फिडेंस ले आते हो और खुद में 15 मिनट और 20 मिनट में बायोलॉजी बना लेते हो, चलो तुमको 25 मिनट दिया लेकिन आधा घंटा नहीं देंगे, 25 मिनट दिया तुमको बायोलॉजी सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजी 25 मिनट में अगर तुम 330 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो यू आर एब्सोल्युटली वेरी मच टैलेंटेड, ठीक है ना। और तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छे होंगे, और डेफिनेटली यू विल गेट इंटर इनटू द मेडिकल कॉलेज। सबको ये बात पता होना चाहिए, कोई जनरल से रहे चाहे ओबीसी से रहे, मिनिमम सबका लक्ष्य कितना होना चाहिए, 650 नंबर, 650। देखो उसके नीचे मत सोचो, अगर उतना मतलब लड़खड़ाओगे ना, तब 640 630 आएगा, तब ऑल इंडिया से अच्छे अच्छे कॉलेजेस जाओ। और जो अच्छे हो, जो चाहते हो कि हम अच्छे हैं, हम 600 भी ला सकते हैं, ठीक है ना, वो सोचो कि 720 में 720 स्कोर करें, ठीक है ना। तब वो लक्ष्य वहां तक जाएगा, क्योंकि अभी ना बहुत ज्यादा कंपटीशन और कट ऑफ बढ़ चुका है, ठीक है। तो बस मेरा इतना ही कहना है। और बाकी जिसके पास बायोलॉजी के लिए कोई भी मटेरियल हो, मेरा हाथ जोड़ के तुम लोग से विनती है ना, मतलब तुम लोग के हाथ जोड़ करके तुम लोग के आगे आग्रह कर सकता हूँ इन चीजों में कि बाबू, तुम लोग सब कोई कोई भी दूसरी मटेरियल्स फॉलो मत करना, ठीक है। देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा।
नहीं बाबू, मैंने सिर्फ और सिर्फ राजीव विजय ही बनाया था। सलमानी नाजनीन और किसी का कंप्लेन नहीं आ रहा है, आपका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, वॉइस मेरी ब्रेक नहीं हो रही है? नहीं ना हो रही है जी। सलमानी नाजनीन का कंप्लेन आ रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो बाबू, हम लोग आज नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, और उससे पहले बचा हुआ जो पॉइंट था, है ना, वो खत्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, स्क्रीन के ऊपर सबको ये दिख रहा होगा काफी अच्छे से, है ना। जो मैंने उस दिन बोला था कि बता दूंगा, है ना, फिर मैंने देखा कि तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही थी उस दिन, तो ये लाइन एनसीईआरटी के रह गई। देखो ये एक्चुअली ये लाइन में ना कुछ है नहीं, तुम साफ साफ तुमको बता दे रहे हैं, तुम अच्छे से हम सब चीज को डिफाइंड कर दें यहाँ पे। देखो, टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी तो एक ही चीज होता है, सबको पता है ये चीज, है ना। टैक्सोनॉमिक ग्रुप बोलो चाहे कैटेगरी बोलो, दोनों एक ही चीज है, ये तो पता ही है सबको, है ना। कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी क्या होता है जी? एग्जाम्पल बताओ जल्दी से इसका। एक स्पेसीज हो गया, है ना, ये क्या क्या है? टैक्सोनॉमिक ग्रुप बोलो या कैटेगरी बोलो, तो एक ही कोई भी स्पेसीज हो गया या जेनस हो गया, है ना, सब क्या है? तुम्हारा टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी, तो पता ही है सबको ना ये चीज। तो अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, वो देखो। ये क्या लिखा था लाइन, आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंटिटीज। बायोलॉजिकल इंटिटीज का मतलब समझते हो? बायोलॉजिकल इंटिटीज, तुम क्या हो? तुम खुद क्या हो? तुम एक बायोलॉजिकल इंटाइटी हो, है ना, मतलब लिविंग बींग्स हो, है ना। तुम्हारा एग्जिस्टिंक्ट है, नॉन डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस है, मतलब तुम लिविंग बींग्स हो और एग्जिस्ट करते हो। तो कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरी एक जो चीज होता है तो वो बताता है ना। अब जैसे कि क्या है, तुम एक एग्जांपल सोचो, तो एग्जांपल सोचो, प्लांट। प्लांट क्या है? एक कैटेगरी है ना। तो प्लांट कैटेगरी जो है वो क्या है? लिविंग बींग्स है। प्लांट कैटेगरी क्या है? लिविंग बींग्स है। तो बाय इसीलिए लाइन क्या बोला, प्लांट। देखो, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरी, तो प्लांट क्या है? प्लांटी, किंगडम प्लांटी ही जो आया, तो किंगडम प्लांटी एक क्या है? कैटेगरी में आता है ना जी। पता ही है सबको क्या है, कैटेगरी में आता है, तो प्लांट हो गया। अब प्लांट एक कैटेगरी या किंगडम मतलब कैटेगरी में आता है, तो वो क्या है? एक बायोलॉजिकल इंटिटीज है। बायोलॉजिकल इंटिटीज का मतलब लिविंग बींग्स है। आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। मेयरली का मतलब क्या होता है बाबू? ओनली। ओनली का मतलब केवल। क्या केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं होगा? मतलब देखो, सुनो क्या लिख रहा है कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप या जो भी कैटेगरी होती है, जैसे प्लांट कैटेगरी है, वो क्या है? एक बायोलॉजिकल इंटिटीज है, ना कि सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स है, ना कि आर नॉट मियरली मतलब ना केवल मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स है। मतलब प्लांट जो कैटेगरी है, तुम इंसेक्ट का एग्जांपल ले लो। इंसेक्ट है ना। इंसेक्ट्स में इंसेक्ट्स का यही एग्जांपल हम समझाए, तो इंसेक्ट्स क्या है? कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है? कि एक बायोलॉजिकल इंटिटीज है, वो लिविंग बींग्स है लिविंग बींग, और एक मतलब उसका एग्जिस्टेंस है, और इंटिटीज है मतलब लिविंग बींग्स है, ना कि सिर्फ और सिर्फ उस लिविंग बींग्स तो है ही, और साथ ही साथ उसका मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि उसमें देखो, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेयरली रिलेटेड और ग्रुप ऑन द बेसिस बाय मॉर्फोलॉजी। मतलब बहुत सारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसमें मिल रहा था, तो उसको मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हम लोग बोल दिए, है ना। दैट इज सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। मत और उसका एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या दे रहे हैं हम? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट क्या है? टैक्सोनॉमिक ग्रुप है ना। वो कौन सा फीचर्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या शेयर कर रहा है? देखो, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या शेयर कर रहा है? 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स और 2 एंटीना शेयर करता है। तो ये जो विजिबल फीचर्स तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये जो विजिबल फीचर्स दिखाई दे रहा है, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स और एंटीना, ये कॉमन है ना। बट द वर्ड इंसेक्ट, जो इंसेक्टा जो कैटेगरी वर्ड है, मेरी आवाज सबको समझ समझ में आ रही है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सर अभी क्लियर है, बट बीच में ब्रेक हो रही थी। सर राजीव जो 2017 में आए हुए क्वेश्चन अवेलेबल है, उसके बाद के ईयर्स भी पैटर्न क्या कुछ चेंज हुआ है क्या? थे उनसे करने हो जाएगा कंप्लीटली? नो सर नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, मेरा मेरा बात अभी समझ में आ रहा था ना जो मैं बता रहा था? ठीक है ना। देखो,
तो क्या है कि इंसेक्ट क्या था, एक कैटेगरी है ना। तो इंसेक्ट कैटेगरी है, तो इंसेक्ट क्या है, आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंटिटीज, ना कि केवल उसका मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स है। मतलब इंसेक्ट एक बायोलॉजिकल इंटिटीज भी है, एंड ओनली नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स है। मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, मतलब जो इसके में फीचर दिख रहा है, ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स है। तो ये जो विजिबल फीचर्स है ये कॉमन है, लेकिन जो वर्ड इंसेक्ट है ना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कैरेक्टर्स तुमको दिख जाएगा। द ग्रुप इंसेक्ट्स आर नॉट जस्ट सिक्स जॉइंटेड लेग्स एंड दे आर लिविंग क्रिएचर। वर्ड इंसेक्ट का मतलब ये ना हुआ कि उनके में थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स है। वर्ड इंसेक्ट्स का मतलब हुआ कि ये एक लिविंग क्रिएचर्स है। तो उसी तरीके से आप तुम जैसे देखते हो तो प्लांट, डॉग्स, कॉर्डेट्स किसी के बारे में बात करते हो तो वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और जब प्लांट के बारे में बोलते हैं तो उनके कैरेक्टर के बारे में तुम सोचते हो कि हाँ प्लांट ऐसा होता है। तो अब ये इंसेक्ट्स के बारे में बोले तुमको, तो इंसेक्ट्स क्या बोलोगे, इंसेक्ट टैक्सोनॉमिक ग्रुप या कैटेगरी है ना। और टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरी है तो उसकी वो क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटी, मतलब लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स है, ना कि एंड नॉट मेयरली, ना कि उनका सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स से उनको तुलना कर दोगे। समझ में आ गया ना, अब तो क्लियर हो गया होगा ये लाइन सबका। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ है तो बोलो। और ये इस इसका ना, इसका सबको स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको ये लाइन का मतलब नहीं समझ में आया था, जिसको लेने का मन कर रहा है तो वो ले सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया है। ठीक है, ले सकते हो। मैंने जूम भी कर दिया अपने तरफ से, जूम करके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, ये देखो, समझ में आई क्या होगा। तीन से क्या है, टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, और जो उसके द्वारा जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर जो शेयर किया जाता है वो, वो एक अलग चीज है। लेकिन मतलब कोई भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप और कैटेगरीज क्या होता है, एक मतलब कैटेगरी है ना। वो क्या है, बायोलॉजिकल इंटाइटीज है। और जो उनका कॉमन फीचर्स होगा ना, वो एक डिफरेंट चीज है, नॉट मेरली उनसे वो चीज को क्लासिफाई हम लोग नहीं कर सकते। मतलब उनको वो चीज हम लोग नहीं बोल सकते, उनके कैरेक्टर के आधार पे नहीं बोले। प्लस उनको लिविंग बायोलॉजिकल एंटिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो चीज लिविंग है। समझ में आ गया ना। हाँ सकीना बोलो। क्या है, देखो देखो क्या क्या कौन कौन बोल रहा है, अलीना माजिद। अलीना माजिद को माइक दिया जाए तो, अलीना माजिद से मैं बात करता हूँ। और उसके बाद सकीना को माइक दिया जाए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इन लोगों को, जल्दी जल्दी इनको माइक दिया जाए। अलीना माजिद, वासिया जो पेज नंबर 5 पे बताना है ना, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी जब खत्म हो जाएगा ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। वो वाला पैराग्राफ अभी स्किप ही रहेगा, वो वाला जो पैराग्राफ है ना, वो अभी एकदम समझाने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं। ये वाला तो था, काफी टेढ़ा वर्ड था, तो इसलिए हम तुम लोगों को बता दिए, मतलब इस तरीके से। अब अभी वाला जो पॉइंट बताए, जो बहुत दिन से कंफ्यूजन रह रहा था, स्किप किए थे, वो तो क्लियर हो गया ना कि। हाँ अलीना माजिद बोलो जल्दी। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बोलो। सर मैं बोल रही थी, जो राजीव विजय आपने बुक बताई है, इसमें हम्म 2017 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए वो सब दिया हुआ है, बट उसके हम्म आगे का कुछ नहीं है। तो क्या सिर्फ इसी से करने से हो जाएगा कि हमारा जो नेक्स्ट 2 इयर्स में जब भी पेपर आएगा वो तो लास्ट 1-2 साल से ही मैच होता है ना थोड़ा बहुत। अब मेरी बात सुनोगी, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। सुनो, क्या है कि तुमने कौन सी बुक फॉलो करी, जो पीडीएफ गया है उम्मत हेल्पलाइन के ब्रॉडकास्ट से, उसी को देखी हो, पहले ये बोलो। बताओ ना, जो उम्मत हेल्पलाइन से गया है उसी को तुम फॉलो कर रही हो। उसमें 2017 तक का मेंशन है। देखो ऐसा है कि वो जो तुमको बुक मिला है राजीव विजय, तो उसमें राजीव विजय में हाँ ठीक है, तो उसमें 2017 तक का दिया हुआ, उसमें बाकी और ईयर्स के भी क्वेश्चन होंगे। अगर नहीं होंगे तो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन रहता है ना, उससे देख करके तुम 18 19 20 का बना लो ना। अब बाकी जो उसमें मेन क्वेश्चन जो छपा हुआ है, जो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से, वो बनाने के लिए ना मेन। प्रीवियस ईयर्स का तो बात ही कहाँ है, प्रीवियस ईयर्स को के क्वेश्चन को हम लोग क्यों इसमें इन्वॉल्व करने से क्या मतलब बनता है, अरे कोई मतलब नहीं। ये भी हो सकता है सर ना, वो बुक जो हो पीडीएफ हो 2 साल पहले की हो। एग्जैक्टली वो वही मैं बोल रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। वो तुम पीडी नया बुक जो
बाकी जो प्रीवियस ईयर्स की बुक है जिसमें, तो वो उससे देख लो ना, 18, 19, 20, 21 की क्वेश्चन, ठीक है ना। और बाकी जो 17 तक उसमें दिया हुआ है तो 17 ही तक का बना लो, मतलब उससे प्रीवियस ईयर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेन जो उसका बनाने का क्वेश्चन है ना, वो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से जो उसका मेन फ्रेम क्वेश्चन है वो बनाना है। प्रीवियस ईयर्स के लिए तो हजारों बुक है। चलो, क्या क्वेश्चन है आयशा आलम का? यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ये मुझे नहीं समझ आया, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो आयशा आलम क्वेश्चन पूछ रही है कि सर मैंने फिलिप्स से, अच्छा ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं। तो देखो क्या बोला जाता है कि देखो यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ है, कहने का मतलब ये है बाबू आयशा असलम, देखो मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, तो यूनिसेलुलर मतलब कि ये अमीबा है, यूनिसेलुलर अमीबा है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इसका ग्रोथ, तो ग्रोथ का डेफिनेशन क्या था? ग्रोथ का डेफिनेशन था इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यही था ना जी, यही था ग्रोथ का, ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर्स। तो अब देखो कि, हाँ, तो अब देखो कि क्या है, मैं बहुत जल्दी ना मतलब अहमद सर, मैं बहुत जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि जो बच्चे बायो के ना उनके लिए एक व्हाट्सएप पे मैं अपने तरफ से मतलब आप मतलब डाउट सेशन के लिए भेज दूंगा, कि बीच बीच में जो इंटरप्शन अभी पूछ ले रहे हैं ना, तो वो डाउट में पूछ लेंगे तो उनका जवाब मैं उसी टाइम पे दे दूंगा एज अ वॉइस रिकॉर्डिंग में या ऑडियो क्लिप में या छोटा मोटा वीडियो बना के, वो ज्यादा सही रहेगा। तो जैसे कि देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, तो अब इनके में क्या है, इंक्रीज इन मास तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। तो अब ये अमीबा ऐसे 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 ग्रो करेगा, फिर उसके बाद यही अमीबा में न्यूक्लियस ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद एक अमीबा अलग अलग हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गया। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बना, तो इसमें ग्रोथ भी हो गया, इसमें ग्रोथ भी हो गया। तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दोनों में से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक दिखा, हम लोग क्या बोल दिए, ग्रोथ हो गया। तो साथ ही साथ इसमें क्या हो गया कि ग्रोथ भी हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ गया। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो कि ग्रोथ तो दिखा ही दिखा, ठीक है ना, लेकिन रिप्रोडक्शन भी दिख गया, है ना। तो रिप्रोडक्शन कैसे दिख रहा है इसमें, सिनोनिमस विथ ग्रोथ है, कहने का मतलब रिप्रोडक्शन जैसे हुआ वैसे ही ग्रोथ भी हो गया, मतलब दोनों एक साथ चलता है इसमें। समझ में आ गया आयशा असलम? होप सो तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। पॉलीमर का पीडीएफ है वो, बस अपना क्वेश्चन पास मुझे सर, मैं कुछ भी मैसेज करती हूँ तो मेरा रिप्लाई नहीं आता। जया आफरीन, इनको माइक दे दिया जाए, हाथ रेस्ट करें। जया आफरीन, क्या डाउट है बाबू आपका? जया आफरीन, जया आफरीन को हाथ रेस्ट करें जल्दी से। जया आफरीन, आप हाथ रेस्ट करें, आपको अनम्यूट किया जाएगा। गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलो। सर मैं कुछ भी चैट बॉक्स में लिखती हूँ तो मेरा रिप्लाई ही नहीं आता है। मुझे नहीं दिख पाता होगा बाबू, तब ना नहीं रिप्लाई देता हूँ। ऐसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब बच्चों का रिप्लाई दे दूँ। अच्छा हाँ, तुम्हारी डाउट्स क्या है ये बताओ। सर कोई डाउट नहीं है, मतलब कभी कभी कुछ क्लियर नहीं रहता तो मैं चैट बॉक्स में मैसेज करती हूँ तो रिप्लाई नहीं फिर कुछ आता है। अच्छा ठीक है ठीक है। अब इसके लिए तो अब तुम्हारी तरफ से कोई सेटिंग में इस दिक्कत होगा, या ओके मुझे सर। मैं नहीं देख पाता हूँ, ठीक है ना। ओके ओके दोनों में ओके से किसी की भी गलती हो सकती है, ठीक है। ओके तो सर। सभी लोग अपने क्वेश्चन ना फहद सर को भेज दिया करिए, आप लोग है तो उम्मत हेल्पलाइन को भेज देती है, तो उधर हाँ से नहीं तो रिप्लाई नहीं मिल पा रहा। नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग करो क्या, हाँ उम्मत हेल्पलाइन वाले चैट बॉक्स पे आप लगता है लिख देते होंगे, है ना सर, यही बोल रहे हैं ना हाँ आप? जी जी वही हाँ होता है। यही होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उम्मत हेल्पलाइन के चैट बॉक्स पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये मत करो। आपको शायद मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे जैसे कि अलीना माजिद है तो उसी में से यहाँ पे मेरा नाम सेलेक्ट करके मेरे को क्वेश्चन लिखना, तब सही जाएगा। नहीं वहां पे सिर्फ इन लोगों को दो लोगों का दिखता है, एक उम्मत हेल्पलाइन का है आपका, तो हाँ उम्मत तो मेरे हेल्पलाइन की को जगह क्वेश्चन, उनको चेंज करके कर दिया करें आपको। चलो, अब चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर के ऊपर, है ना। सब चीज क्लियर हो चुका है, पेज नंबर 5 वाला डाउट है ना बाबू, वो डाउट बहुत आराम से अच्छे से क्लियर होगा, उसका डाउट का कोई टेंशन मत लो, बाकी सबका सब ये लाइन क्लियर हो चुका है। अब मैं इसका जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स, है ना, एनसीईआरटी के साथ साथ वो कराऊंगा मैराथन क्लास में।
प्रीवियस ईयर्स की जितनी क्वेश्चन होगी ना बाबू वो मैराथन क्लास में ही करवाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे बीच में करवाने से कोई फायदा नहीं होगा वैसे। तुम लोगों का बस काम क्या है, काम क्या है जी, जल्दी बोलो। डॉक्टर राजीव विजय जाके बनाने, पूरी लाइन टू लाइन फ्रेम्ड क्वेश्चन सारे बनाने, ठीक है। आगे बढ़ते, चलो अब हमको जल्दी से इंसर्ट करने दो तो, फटाफट इंसर्ट करना है ना मुझे। इंसर्ट पीडीएफ, preparing file, inserting file, yes I got it। चलो जी, देखो ये जो चैप्टर है ना बाबू, ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत मस्त चैप्टर है। क्या है, बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे कितने क्वेश्चन आते हैं पता है? कभी कभी नीट वाले का दिमाग खराब होता है ना, तो 5 क्वेश्चन इससे दे देते हैं। कितने क्वेश्चन दे देते हैं? 5 क्वेश्चन, मतलब 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, समझ रहे हो। कभी कभी इनका दिमाग ठीक रहता है तो 3 क्वेश्चन तो डाल ही देते हैं। कितने क्वेश्चन डाल देते हैं? 3 क्वेश्चन डाल देते हैं। ओ नो, हाँ बच्चे लोग, आप लोग से 2 मिनट क्षमा चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पेंसिल हो गया है डिस्चार्ज। मुझे 2 मिनट लगता है इसको चार्ज करने में, वेट, जब तक मैं ऐसे ही नॉर्मल कंसीडर कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैंने चार्ज में लगा दिया पेंसिल को, ठीक है। तो तुम लोगों को के लिए क्या है कि देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर में अभी मैं बोलूंगा, ठीक है ना। तो लिखने का काम थोड़ा देर के बाद हो जाएगा, 4-5 मिनट के बाद मैं लिख पाऊंगा, क्योंकि मेरा पेंसिल डिस्चार्ज हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। एप्पल की पेंसिल कभी कभी लंबी चल जाती है और अचानक से डिस्चार्ज होता है, ध्यान ही नहीं आया कि बैटरी डिस्चार्ज है उसकी, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 मिनट लगता है वो चार्ज हो जाएगी। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में बाबू, इससे नीट में अक्सर कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं? 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस पूछ ही देता है। कभी कभी 5 क्वेश्चंस तो बहुत बार पूछा है इससे, ठीक है ना। 5 4 3 2, और 2 तो फिक्स्ड है। 2 तो फिक्स्ड है कि मान लो कि आना ही आना है। 2 नहीं आया तो ये चैप्टर का मतलब ही कुछ नहीं हुआ। समझ में आ गया ना। तो इससे 2 क्वेश्चन फिक्स्ड है, और मैक्सिमम मान के चलो एवरेज 3 क्वेश्चन आएगा, कभी 4 आएगा, और बहुत ज्यादा हो गया तो 5 क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जस्ट आफ्टर द लिविंग वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं इसमें क्या, जैसे तुम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ के आए है ना। पहला लाइन देखो, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organism for own use, for food, shelter and clothing, ठीक है। अब देखो, मतलब पहले पहले सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे सिविलाइजेशन का डॉन मतलब खत्म हुआ पीरियड, तो अब उस टाइम में क्या होता था कि पहले देखो जो क्लासिफिकेशन हम लोग करना जाने, है ना, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से तुम लोग क्या जाने कि क्या किंगडम होता है सर, क्या फाइलम होता है ना, वो सब चीज जाने, है ना। क्या किस तरीके से कौन सा चीज सिस्टेमेटिक्स था, है ना, कौन सा चीज को टैक्सोनॉमी बोले, टैक्सोनॉमी के अंदर में क्या आया, कैटेगरी बोले तो टैक्सोनॉमी के अंदर में क्या क्या आया, किस तरीके से सब कुछ हुआ, सब कुछ तुम देख के आए हो पहले वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा। कहने का मतलब जो ये किंगडम तुम पढ़ने जा रहे हो ना, जैसे कि तुम लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे, तुम किंगडम के बारे में पढ़ के ना, मतलब स्पेसीज पढ़े, स्पेसीज जाने की क्या क्या होता है, फिर जेनस जाने, फिर बेसिकली मेन थिंग तो यही ना पढ़े, फिर उसके बाद फिर पढ़े क्या, तुम फैमिली पढ़े, फिर पढ़े क्या, तुम ऑर्डर पढ़े, ऑर्डर के बाद फिर क्या पढ़े, तुम क्लास पढ़े, फिर फाइलम पढ़े, फिर किंगडम पढ़े। तो अब क्या है कि इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो सबसे सुपीरियर टॉप लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या था, किंगडम। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा किंगडम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कितने किंगडम के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? तो देखो हम लोग का जो किंगडम्स है ना, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था। इसको किसने दिया था जी? आर एच विटेकर ने दिया था। देखो
यहाँ पे लाइन लिखा होगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। और R.H. विटेकर कौन से साल में दिया था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1969 में दिया था। 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन ही होता है पूरे लिविंग मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग थिंग्स का क्लासिफिकेशन, है ना, लिविंग थिंग्स का किस तरीके से क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो तुम लोगों को हम मेरे पर ऐसा समझते हैं कि ये बात पता भी होना चाहिए और पता हो भी रहा है अभी, है ना। तो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से 3 किंगडम के बारे में तो थोड़ा बहुत जानेंगे हम लोग। 3 किंगडम के बारे में, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, इससे ये सब तीनों जो किंगडम है ना, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना। वही एलेन और आकाश वालों को ना, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट वालों को ना, इन सब किंगडम्स के बारे में भी तो काफी डीप में पढ़ा दिया जाता है, बट उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, सबको स्क्रीन पे अच्छे से दिख ही रहा होगा। तो ये 3 किंगडम के बारे में नॉर्मल नॉलेज लेना है, बट प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में काफी हम लोग को वास्ट स्टडी करनी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने एक एक चैप्टर ही बना दिया है भाई। एनसीईआरटी ने क्या किया, एक एक चैप्टर ही बना दिया। क्या क्या चैप्टर बना दिया जी, प्लांट ही है तो प्लांट किंगडम अलग चैप्टर बना दिया, एनिमल किंगडम अलग बना दिया, है ना। तो हम लोगों का तो गोल क्या चल रहा था सबको पता ही है, कि हम लोग पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उधर से कंप्लीट करके आ गए हैं, इधर लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, अब भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और प्लांट किंगडम में घुस जाएंगे। प्लांट किंगडम के बाद हम लोग सीधा कहाँ घुसेंगे बाबू, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स में घुस जाएंगे 11th के। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जाएंगे। तब वापस हम लोग आएंगे एनिमल किंगडम के ऊपर, कि तब किस पे आएंगे हम लोग वापस, एनिमल किंगडम के ऊपर। तब फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म करेंगे। इस तरीके से हम लोग का लगभग 3 यूनिट खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और कुछ कुछ यूनिट तो बहुत ही कम यूनिट है, जैसे कि एक यूनिट है तुम लोग को बायोटेक्नोलॉजी, है ना। मैं अभी बता दे रहा हूँ, तो वो सब यूनिट थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट है, बहुत जल्दी बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से हम लोग को 2 के बारे में बहुत ज्यादा लंबा चीज पढ़ना है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो ऊपर की जो पॉइंट है ना, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सो मेरी पेंसिल चार्ज हो गई होगी, ठीक है। चलो, इतनी तो चार्ज हो ही गई होगी कि तुम लोग को क्लास तक तो चली जाएगी, ठीक है। चलो हाँ, चार्ज हो गई, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे सिविलाइजेशन खत्म हुआ तो बहुत सारा अटेम्प्ट चल रहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, है ना। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। जो पहले के डेट में क्लासिफिकेशन हुआ था ना, तुम लोग को पता ही है, तुम लोग पढ़ के भी आए होगे। देखो तुम लोग पढ़े ही हो, तुम लोग को बताया भी था मैंने। देखो बता रहा हूँ कहाँ पे पढ़ा होगा तुम लोग ने। देखो यहाँ पे, यहाँ पे पहले वाले चैप्टर में तुम लोग ने यहाँ पे देखो पढ़ा था ना, क्या पढ़ के आए थे, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, मतलब क्लासिफिकेशन, कोई कोई क्राइटेरिया को क्लासिफिकेशन के लिए ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग इन नोइंग वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। पहले के डेट में क्लासिफिकेशन का कोई उतना ये नहीं होता था। अर्ली डेज में कैसे ह्यूमन बीइंग्स नीडेड टू फाइंड रिसोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान के लिए जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगा उसके ऊपर क्लासिफिकेशन हो जाता था। तो ये लाइन पता है ना, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। आई होप सो ये लाइन सबको क्लियर होगा, है ना। पहले पढ़ के आई हो ना ये चीज, लाइन फर्स्ट चैप्टर में, तो क्लियर है कि पहले के डेट में ह्यूमन बींग को जो नया रिसोर्स सोर्सेस रहता था, मतलब जो भी सोर्सेज जो बेसिक नीड होते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, तो यूजर्स के ऊपर पहले के डेट में क्लासिफिकेशन होता था, ठीक है ना। अब देखो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें इस चैप्टर में क्या लिख रहा है, इट वाज डन इंस्टिंक्टली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। पहले के डेट में क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेसिस पे तो होता नहीं था,
किस बेसिस पे हो जाता था? born out of a need of use of organism for their own use like food, shelter and clothing. बात तो सेम आया, बिल्कुल सेम लाइन उठा के उसने लिखा ना जी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आया था पता है तुम लोगों को? एरिस्टोटल, है ना? एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है जी? फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. देखो पहले के डेट में हम क्या बोले तुमको, पहले के डेट में साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता नहीं था। किस चीज पे होता था? यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जो यूज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो जाता था, मतलब जो चीज का यूज होता था, है ना? पढ़ के आई हो तुम लोग अभी लाइन। तो सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन आदमी था, है ना? कौन आदमी था जो पहला अटेम्प्ट लिया? सबसे पहले अटेम्प्ट कौन लिया साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को? एरिस्टोटल ने लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसने किया क्या था? ये साइंटिस्ट सर ने किया, इन्होंने क्या किया कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखा, जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो कैरेक्टर उनको सामने से दिखा वो देख लिया, टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब। समझ में आया? मतलब जैसे कि देखो ये एक ट्री है ना? फिर ये क्या है? श्रब्स है, ठीक है? फिर ये क्या है? हर्ब्स है। तो उसको एरिस्टोटल को मॉर्फोलॉजिकल क्या बेसिस देखा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखा, उसने क्लासिफाई कर दिया प्लांट को किस तीन चीज में? ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। समझ में आ गया ना? ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, तो ये तीन चीजों में क्लासिफाई कर दिया उसने। किसने? एरिस्टोटल ने। तो उसने क्या देख करके क्लासिफाई किया? जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नॉर्मल दिखा, उसको क्या सामने से दिख रहा है? कौन मॉर्फोलॉजिकली तुम कैसे दिख रहे हो? तो अच्छा देखा कि ये बहुत पेड़ बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उसको पेड़ बता दिया, उसको श्रब बता दिया और उसको हर्ब्स बता दिया। तो सबसे पहला कौन साइंटिस्ट था कि प्लांट को क्लासिफाई किया इसने ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में? तो आंसर क्या होना चाहिए? एरिस्टोटल। उसी तरीके से इसने एनिमल्स को ना दो भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन से दो भाग में डिवाइड कर दिया जी? टू ग्रुप्स, जिनके पास लाल खून होता है उनके ऊपर, और जिनकी उम्र में लाल खून नहीं होता है वो। अब हमको चैट बॉक्स में जानना है कि जिनके अंदर लाल खून होता है उसको कौन सा ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं? जल्दी बताओ हमको। चैट बॉक्स में। अच्छा, जीनत अमान, इनेमा और एनेमा। इनेमा किसको बोलते हैं? एन किसको बोलते हैं? है वार्म ब्लड। इनेमा किसको बोलते हैं और एनेमा किसको बोलते हैं? बताओ। मतलब जिसके में लाल खून होगा उसको इनेमा। वेरी गुड आज का महबूब, वेरी गुड। यस यस, वेरी गुड, बच्चे अच्छे हैं, काफी अच्छा जवाब आ रहा है। वेरी गुड, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? कोई इशू नहीं। चलो, एक्चुअली देखो मेरी तबीयत है ठीक नहीं थी, ठीक है ना? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटर फील कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि कोविड हो गया बट आई डोंट बिलीव इन कोविड अलॉट क्या ही बोलूं, बट ऐसा कुछ नहीं, वो सबको होता रहता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को कोविड होता भी हो, ठीक भी हो जाते हैं, ना कोई टेंशन नहीं लेने का, बट हाँ अपना काम है वो करने का, ठीक है ना? चलो जी, नंदिनी का तबीयत ठीक है ना? नंदिनी जो मैंने मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब किया था, नंदिनी ने वो मेडिसिन लिया है ना? चलो, होप सो ठीक होगी नंदिनी। अब आगे देखते तो समझ में आ गया ना? तो जिस एनिमल्स के पास लाल खून प्रेजेंट हुआ है ना, एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड, तो ई नेमा, ई से हमेशा ट्रू, ट्रू वर्ड समझोगे। ट्रू का मतलब रेड ब्लड प्रेजेंट, आरबीसी प्रेजेंट, ठीक है ना? और एनेमा, ए से क्या है? एब्सेंट, है ना? ए से क्या होगा? एब्सेंट। तो एनेमा मतलब आरबीसी नॉट प्रेजेंट। तो समझ में आई गया? क्लियर हो गया? चलो
तो तुमको ये बात ध्यान में होना चाहिए कि एनिमल्स को इसने दो घबाड़ में क्लियर किया, एक एनेमा और एक इनेमा, एक एनेमा। ठीक है, चलो अब लीनियस क्या दिया, इन लीनियस टाइम, ठीक है ना। तो इसने सबसे पहला अटेम्प्ट लिया प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया, ठीक है ना। प्लांटी और एनिमलिया को बताया कि मतलब दो भाग में क्लासिफाई किया, कौन, एरिस्टोटल ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लीनियस के टाइम में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम वाज डेवलप्ड। लीनियस के टाइम में ये दो किंगडम बना, किसके टाइम में बना ये दोनों किंगडम, लीनियस के टाइम में। टू किंगडम system of classification with plantae and animalia that included all plants and animal respectively। मतलब जितने भी प्लांट हुए वो प्लांटी में गए, जितने भी एनिमल हुए वो एनिमेलिया में गए। ये किसके टाइम में हुआ था जी ये हरकत, ये लीनियस के टाइम में हुआ था। तो मतलब लीनियस इस टाइम का जिम्मेवार था, मतलब लीनियस के टाइम में हुआ ये चीज, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके टाइम में आया था, कौन से साइंटिस्ट के नाम आया था, तो ये लीनियस के नाम टाइम में आया था। इसी के टाइम जिसने डेवलप हुआ, इसमें ये बताया गया कि प्लांट जितने होंगे वो प्लांटी में जाएंगे, जितने एनिमल्स होंगे वो ये इसमें जाएंगे। ठीक है, ये जो सिस्टम था, जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लीनियस, लीनियस के टाइम में जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया गया, इस सिस्टम के दौरान में did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes। और क्या नहीं डिस्टिंग्विश किया था, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और क्या नहीं डिस्टिंग्विश किया था, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। चलो जी देखो, डिड नॉट डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश किस चीज की इसके बीच में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक दैट इज ग्रीन एल्गी, नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब फंजाई। अब देखो क्या, ये जो दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लीनियस के टाइम में डेवलप हुआ था, डेवलप होने को तो हो गया, सारा प्लांट को किस में डाल दिया, प्लांटी में डाल दिया, सारा एनिमल को एनिमेलिया में डाल दिया। लेकिन ये जो सिस्टम था ना, फेल कर जा रहा था। क्यों फेल कर जा रहा था, ये इसमें जो प्लांट में जो यूकैरियोट, मतलब जिसके में मतलब एनिमल के केस में जो यूकैरियोट हो, प्लांट के केस में फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक हो, मतलब फंजाई को भी इसने किसमें डाल दिया था, प्लांट में ही डाल दिया था। मतलब फोटोसिंथेसिस तो वो कर नहीं पाते, तो इसने पहले क्या किया कि नॉन फोटोसिंथेटिक चीज को भी क्या इसमें डाल दिया था, प्लांट में ही डाल दिया था। और फोटोसिंथेटिक तो था ये थे प्लांट में, इन दोनों के बीच में ये लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था। मतलब कि प्लांट में क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, तो उसने प्लांट में फोटोसिंथेटिक को भी डाल दिया, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी डाल दिया। ठीक है, फिर उसी तरीके से यूकैरियोट्स मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, प्रोकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं, पता ही है सबको। प्लस जो यूनिसेलुलर प्लांट मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको एक ही जगह डाल दिया था। मतलब प्लांट और एनिमल किंगडम में मतलब जो भी प्लांट है उसको प्लांट में डाल दिया ना। इन तीनों चीज के बारे में कंफर्मली डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था। कौन सा तीन चीज के बारे में नहीं डिफरेंशिएट कर पाया था, तो सबको याद रहना चाहिए, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है ना, तो फिर क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म को हुआ प्लांट एंड एनिमल के बीच में वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom system were used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships. देखो मैं क्या क्या हाईलाइट करूंगा, ठीक है ना। देखो क्या है, सुनो बात ध्यान से, कि क्लासिफिकेशन जो हो गया प्लांट और एनिमल्स का, हो तो गया, आसानी से हो गया और समझ में भी आ रहा था। ठीक है कि हाँ इसमें प्लांट है तो ऐसा ऐसा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा लूप होल था। क्या क्या लूप होल था, ऊपर में लूप होल दिख गया था, क्योंकि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहा था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को भी सबको एक ही जगह मतलब डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था वो टू किंगडम। लंबे समय तक तो चला है ना, दिस सिस्टम वाज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना।
a number of organism did not fall into, हाँ, was easily done, was easy to understand. लेकिन जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, मतलब ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में फॉल नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये तीनों लूप होल दिखाई दे रहा था उनमें, ठीक है ना। Hence the two kingdom system of classification were used for a long time was found inadequate. क्यों inadequate हो रहा था भाई? क्योंकि इस टाइम में a large number of organism did not fall into either category, मतलब वो कन्फर्मली वो कैटेगरी में लाई करने के लायक हो ही नहीं पा रहे थे। समझ में आ रहा है ना? कन्फर्मली वो उस कैटेगरी में, मतलब प्लांट में, अब जैसे कि देखो जो फंजाई था, फंजाई प्लांट में होने के लायक नहीं था, लेकिन जबरदस्ती डाला जा रहा था उसको, है ना, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे देख करके, हाँ वो प्लांट की तरह दिख रहा है तो उसको प्लांट में डाल दो, वो एनिमल की तरह दिख रहा है तो एनिमल में डाल दो, है ना। तो ये टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन में बहुत सारा लूप होल्स दिखा था। समझ में आ गया ना? तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को छोड़ करके, बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, पहले का जो क्लासिफिकेशन था, जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, वो किस चीज के ऊपर आधारित था जी? वो किस चीज के ऊपर आधारित था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के ऊपर आधारित था, ठीक है ना। और ध्यान दो, जो एरिस्टोटल प्लांट और एनिमल को डिफरेंस किया था, वो कौन सा चीज को ऊपर डिफरेंस किया था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। समझ में आ गया ना? तो दोनों लगभग एक ही चीज के ऊपर किया था, ठीक है ना। लिनियस के टाइम में जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, वो किस चीज के ऊपर आधारित था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के ऊपर आधारित था। फिर एरिस्टोटल भी जो प्लांट और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था, वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही डिफाइन किया था, ठीक है। तो बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को छोड़ करके, है ना, a need was also felt for including other characteristics। मतलब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन तुम लोग बना रहे थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी की बेसिस के ऊपर बहुत सारा दिक्कत आ रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए नीड लगने लगा कि ये जरूरी हो गया है कि सेल स्ट्रक्चर, है ना, सेल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद नेचर ऑफ वॉल का क्या नेचर हो, उनका खाने का क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, हैबिटेट कैसा हो, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा हो, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसा हो। मतलब ये सारे कैटेगरीज को देखते हुए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक, ये सब गुण को देखते हुए, अब मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को है, वो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से हटा के, मतलब इन सब चीजों को गुण देखते हुए तब क्लासिफाई किया जाए। समझ में आ रहा है ना? तब क्लासिफाई किया जाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया जाए। इनके अंदर और भी गुण देखा जाए और इनको अच्छे से क्लासिफिकेशन किया जाए। क्या क्या गुण देखा जाए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। समझ में आ गया ना? तो क्लियर है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता ही चुके हैं, मतलब क्या इवोल्यूशन से इसका रिलेशनशिप रहेगा, पहले वाले चैप्टर में भी आया था। क्लासिफिकेशन सिस्टम for the living organism have hence undergone several changes over the time। मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का था ना, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। कभी ऐसे क्लासिफाई किया गया, कभी वैसे क्लासिफाई किया गया। दो द प्लांट और एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म का हुआ ना, ये हमेशा चेंज तो होता गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो दो किंगडम बना था ना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट का मतलब ये दोनों किंगडम पहले से बना हुआ रहा, ये दोनों किंगडम अभी भी बना हुआ है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। इनके में चेंजिंग जरूर हुआ, बहुत सारा चीज प्लांट से निकल के फंजाई में आया, प्रोटिस्टा बना, मोनेरा बना, है ना, ये सब में से निकल करके, ये दोनों में से निकल करके बहुत सारा चीज ऐसे ऐसे गया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई बना, है ना। लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम खुद ब खुद में क्या रहा? कांस्टेंट रहा, ठीक है। ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस ऑर्गेनिज्म दे हैव बीन चेंजिंग। जो भी पहले डाला गया था इनके अंदर में, वो चेंज तो कर रहे थे। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों किंगडम तो कांस्टेंट रहा, लेकिन जो दूसरे, मतलब इनमें से जो ऑर्गेनिजम्स थे वो चेंज कर रहे थे। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम, जो इनमें से जो अदर किंगडम बना,
है ना। तो उनमें अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जाने लगे, है ना, और वो किंगडम्स अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया अलग अलग टाइम के ऊपर, ठीक है। तो देखो बाबू, एक चीज हम बस आज इतना बता दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट था, वो क्या किया, 1969 में, इंपॉर्टेंट रखना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया ना, इस कौन कौन सा नाम दिया, मतलब 5 किंगडम में बांट दिया, मोनेरा में दिया, प्रोटिस्टा दिया, फंजाई दिया, प्लांटी दिया, एनिमेलिया दिया। और जो ये जो क्राइटेरिया यूज किया, मतलब ये जो बोला गया था ऊपर में, यहाँ पर जो बोला गया था इतना सारा बात, ये सब जो बात बोला गया था तुम लोगों को कि सेल स्ट्रक्चर के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक देखिए, नेचर ऑफ वॉल देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख करके सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं हो जाना चाहिए, ये सब चीज को भी देखना जरूरी है। तो ये जो क्राइटेरिया यूज किया ना, मतलब R.H. विटेकर, उसमें ये क्या क्या रखा वो देखो। इसने रखा सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर आ गया। उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, खाने का तरीका कैसा है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या खाता है, ठीक है ना, खुद से खाना बनाता है, ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है, सब चीज देखा, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन कैसा, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो तब तुम ऊपर में जैसे जाओगे तो देखोगे क्या कि ये बात तो सही किया, ये क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया। देखो इसमें से एक क्राइटेरिया तो मैच कर रहा है ना अपन, क्या है, सेल स्ट्रक्चर वाला मैच किया, है ना। नेचर ऑफ वॉल तो नहीं देखा, लेकिन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। हैबिटेट उतना नहीं देखा, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, है ना। मेथड ऑफ हैबिटेट उतना नहीं देखा यहाँ पे, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे देखा। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को क्या बोल रहे हो, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, समझ में आ गया ना। तो R.H. विटेकर, फाइनली R.H. विटेकर कौन कौन सा मेन क्राइटेरिया यूज किया, तो ये 5 क्राइटेरिया यूज किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया 5 किंगडम में, जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है ना। और ये जो टेबल है ना बाबू, ये जो टेबल है ना, दिस इज क्या है, ये VVVI टेबल, ठीक है ना। मतलब इसको ना पी जाना है, हमेशा क्वेश्चन आते ही है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तक फ्रेम्ड हुए ना, तो ये इसी टेबल से फ्रेम्ड हुए, समझ में आ रहा है ना। तो देखो क्या है कि अब इसमें क्या है कि सेल टाइप, है ना, इन्होंने बताया किसी सेल वॉल, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सब क्राइटेरिया ये लाया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, मतलब 5 किंगडम के अंदर में ये कौन कौन सा कैरेक्टर रखा, सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर के अंदर में ये तीनों चीज आ गया। क्या क्या तीनों चीज आ गया, सेल स्ट्रक्चर का जैसे बात किए तो सेल टाइप भी आ गया, सेल का वॉल भी आ गया, और ये तीनों क्राइटेरिया किसके अंदर में आया, सेल स्ट्रक्चर के अंदर आ गया, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग हो गया, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रहा है। तो ये टेबल में इतना ही बताया है, रिप्रोडक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में इस टेबल के अंदर में नहीं बताया है। तो हम लोगों को भी ज्यादा नहीं जानना है, जिसके जिसके बारे में रिप्रोडक्शन के बारे में पता लगता जाएगा हम उसको हाईलाइट करते चले जाएंगे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसी का भी नहीं बताया है इसमें पूरे एनसीईआरटी में, तो हम लोग को उसमें डीप में जाने का जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो ये टेबल में क्या बताया कि देखो सेल टाइप क्या है, तो जितना भी किंगडम है ना वो सब क्या है जी, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का तो मतलब पता ही है, ट्रू न्यूक्लियस, यू का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, है ना, बताइए ना जी। तो इसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस, है ना। प्रोकैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, है ना। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता प्रोकैरियोटिक में। तो सेल टाइप सब का सब क्या है, 5 में से चारों क्या है, मोनेरा को छोड़ के, मोनेरा को छोड़ के सबका सब क्या है, यूकैरियोटिक है। सेल वॉल क्या है जी, ये सबका देखो, मोनेरा में सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का नहीं बना हुआ होता है, किस चीज का बना होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड मिला के बना होता है। ये इसमें सेल वॉल जो होता है ना, किसी किसी में प्रेजेंट होता है और किसी किसी में नहीं भी प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होता है लेकिन काइटिन का बना हुआ होता है। इसमें सेल वॉल जो है प्लांट में प्रेजेंट होता है, सेलुलोज का बना होता है, और एब्सेंट किस में होता है, एनीमेलिया में होता है, ठीक है ना। और प्रोटिस्टा के केस में भी सेल वॉल एब्सेंट होता है,
लेकिन किसी किसी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो चीज है ना, इसको हम लोग एक्सटेंड करके जानेंगे। यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि किसमें प्रेजेंट होता है। तो वो हम बताएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, हमको बताए ना तुम लोग को नोट्स में हम सब चीज बताएंगे, सब चीज देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा ना जी, क्यों नहीं प्रेजेंट होगा? प्रोकैरियोटिक है तो इसमें तो एब्सेंट रहेगा ही। बाकी सबका सब क्या है, यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियस सी बात है, क्या है जी, प्रेजेंट होगा ना। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब देखो कि क्या है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये सेल्स का बना हुआ होता है, ये भी सेलुलर होता है ना, सेलुलर है। और सेलुलर मतलब सेल के लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा सेल मिलकर के ऑर्गेनिज्म बना रहा है, सेल बना रहा है। सेल सेलुलर यूनिसेलुलर है, ये दोनों मोनेरा सब क्या है, पोपोटिशा के यूनिसेलुलर लेवल पे है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये दोनों क्या यूनिसेलुलर लेवल पे है, यूनिसेलुलर लेवल पे, ठीक है ना, ठीक है ना, सेल्स के आधार, सेल्स के ऊपर है। लेकिन ये क्या है, मल्टी सेलुलर, फंजाई क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर हो जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारा मल्टी सेलुलर है, तो बहुत सारा सेल्स मिलके क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। लेकिन जो टिश्यू बनेगा ना यहाँ पे, वो टिश्यू टाइट टिश्यू नहीं होगा, कंप्लीट टिश्यू नहीं होगा, लूज टिश्यू बनता है यहाँ पे, समझ आएंगे ना। तो फंजाई का वैसे भी लूज टिश्यू होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं फंजाई, लेकिन उनका बहुत सारा सेल्स मिलकर टिश्यू बना, तो टिश्यू कैसा बनेगा, लूज बनेगा। फिर क्या बनेगा, प्लांटी। तो प्लांटी में तो टिश्यू तो यहाँ बन ही चुका था, तो फिर आगे आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि क्या बनेगा, प्लांटी बन रहा, तो प्लांटी में टिश्यू भी बनेगा और ऑर्गन भी रहेगा। अब एनिमेलिया का बात आ गया, तो टिश्यू तो बनेगा ही, ऑर्गन बने ही, और साथ और ऑर्गन सिस्टम भी बन गया, तो फिर कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो कि क्या है, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, देखो अब देखो क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक है मतलब खाना खुद से बनाता है, ये भी खाना खुद से बनाता है, ये खाना खुद से नहीं बनाता, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। प्लांट है तो खाना खुद से बनाएगा, एनिमल्स है खाना खुद से नहीं बनाता है। और सब में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादातर किसमें प्रेजेंट होता है, अमीबा वगैरह के केस में, सैप्रोफाइटिक। ये सब का जो मीनिंग है ना, तुम लोग ढूंढोगे, तुम लोग के लिए होमवर्क है। पैरासाइटिक किसको बोला जाता है, सैप्रोफाइटिक क्या होता है, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। फोटोसिंथेटिक तो समझ में आ ही रहा होगा, फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉफिक मतलब सनलाइट के थ्रू खाना बना रहा है। और देखो हाँ, ये जो प्रोटिस्टा होता है ऑटोट्रॉफिक तो होता ही है, कुछ कुछ प्रोटिस्टा खुद से खाना बना लेता है, कुछ कुछ प्रोटिस्टा खुद से खाना नहीं बना पाता। फंजाई बिल्कुल क्या है, खाना खुद से नहीं बनाता है ना। फंजाई ब्रेड देखो, सैप्रोफाइट जम जाता है, पारासाइटिक होता है, तुम्हारे अंदर बॉडी में पारासाइट के रूप में चिपक दे। ये सब मतलब पता करना, सैप्रोफाइटिक पारासाइटिक कल के क्लास में मैं पूछूंगा। ऑटोट्रॉफिक का तो मतलब पता चल ही गया है ना। और देखो मोनेरा के केस में भी क्या होता है, कुछ कुछ ऑटोट्रॉफिक होता है और कुछ कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, ठीक है ना। कुछ कुछ ऑटोट्रॉफिक होता है और कुछ कुछ हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो कुछ कुछ ऑटोट्रॉफिक कुछ कुछ हेट्रोट्रॉफिक मोनेरा में और प्रोटिस्टा में दिखेगा। फंजाई में कंप्लीट हेट्रोट्रॉफिक, प्लांट में कंप्लीट ऑटोट्रॉफिक, और एनिमल्स में कंप्लीट हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है ना। लेकिन दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें दिख रहा है, मोनेरा में और प्रोटिस्टा में दिख रहा है। बाकी सबको ये मीनिंग पता करना है किस किस चीज का, सैप्रोफाइटिक पारासाइटिक का, है ना। केमी सिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक तो पता ही है, केमी सिंथेटिक केमिकल रेगुलेशन थ्रू देखना क्या होता है हमको पता है, ठीक है ना। होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक ये सब का मीनिंग पता करके कल के क्लास में बताना। आज का क्लास मैं इतने ही पे रोकूंगा, ठीक है। अरे वाह वाह बच्चा सब, वाह वेरी गुड। होलोजोइक आवर वे ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन स्टेप्स, ठीक है। होलोजोइक हम लोग में भी क्या है जी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, खाना को डायरेक्ट खा लेना, होलोजोइक, ठीक है। चलो सब मतलब समझ रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। सैप्रोफाइटिक डिपेंड ऑन, सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, जो सड़ा गला चीज होता है, जैसे फंजाई डेड और डिकेइंग है। पैरासाइटिक का मतलब जो लिविंग है ना, जू क्या है तुम्हारे अंदर, जू, जू तुम्हारे सर में क्या है, पैरासाइट, जोंक, पेट में जोंक होता है ना, वो पैरासाइटिक है। पेट में जो जोंक होता है वो सब क्या है, पैरासाइटिक है, ठीक है ना। और ऑटो, अच्छा केमी सिंथेटिक का मतलब कोई नहीं बताया अभी तक। केमी सिंथेटिक का मतलब सारा खानम, क्या हुआ, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा सर? स्क्रीन नहीं दिखा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सर, बायो की क्लास रेगुलर नहीं बाबू, थोड़ा सा भी रुको ना सर, मेरी भी तबीयत खराब है कल से, बहुत उमराव रहो सर। शुभ शुभ बोलो। अयान अख्तर, यूजिंग केमिकल्स, केमिकल फॉर फूड सिंथेसिस, हाँ केमिकल एनर्जी से फूड बॉडी ऑर्गेनिज्म तैयार करना।
हाँ समझ में आया ना, केमी सिंथेटिक। तो केमी का मतलब केमिकल, सिंथेसिस का मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन करना, है ना, केमिकल्स को यूटिलाइज कर करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, यस, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो क्या नहीं बता पा रहे हैं? साकिब क्या डाउट है, बोलो, क्या तुम्हारी डाउट है जो मैं नहीं बता पाया? क्या क्वेश्चन है बताओ। मैंने तुम्हारी चैट नहीं देखी होगी, मेरे पास नहीं दिखा शाकिब की चैट, शाकिब की चैट। मेरी क्वेश्चंस नहीं, बस सर की को बता दें थोड़ा सा। बाबू की का क्लास आप यूट्यूब पे जाके देखो, ठीक है ना। हाँ तो की अभी मैं क्यों बताऊं, की की क्लास आप यूट्यूब पे जाके देखो, अपलोड हो गई है वीडियो, ठीक है ना, अपलोड हो गई है। अब की को यहाँ पे बताने से टाइम वेस्ट होगी, बिल्कुल आप यूट्यूब पे जाके देखो। सर यूट्यूब का लिंक होता है ना, बच्चों के वेबसाइट पे सबको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, हर हर चीज का, ठीक है ना। और आप लोगों से है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के कुछ मतलब लिंक को जो भी अपने दोस्तों तक शेयर करो, है ना, लाइक कमेंट करो उसके ऊपर अच्छे से। और ऐप के ऊपर तो कर ही रहे होगे। यस सर, यस सर, यस 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 जीनत, यस कांस्टेंट रहता है, यस कांस्टेंट रहता है। तो आज का क्लास समझ में आया ना सबको, किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो तुम लोगों को लगभग ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या, नंदिनी बोलो क्या बात है? तुम्हारा तो मैसेज देखे थे, कुछ बच्चे हाथ रेस्ट किए हुए हैं क्या? ए यार बच्चे कहाँ चले गए हैं सब? सारा खानम, सारा खानम को अनम्यूट कर दीजिए। साकिब का तो जवाब मैंने दे ही दिया, सारा खानम का भी तो जवाब आई थिंक सो दे ही दिया था। अच्छा उनको अनम्यूट कीजिए, और कुछ क्वेश्चन थे तो बोले। नसीमा खातून, मुबशिरा लिम्बाडा, अरबाज, दीजिए सबको एक एक करके माइक दे दीजिए इन लोगों को जिनकी हाथ रेस्ट है। आना जहरा, आना जहरा को भी दे दीजिए, आना जहरा। यस, यूट्यूब का ये चैनल लिंक है, उम्मत हेल्पलाइन की तरफ से आप लोग को दिख रही होगी। सर जी थैलस में बैक लाइक स्ट्रक्चर, यस यस, थैलस मींस बैक लाइक स्ट्रक्चर। सारा खानम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई, गिव मी आंसर। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफाई। देखो टू किंगडम्स को क्लासिफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ, प्लांट और एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल्स का मतलब क्या हो गया, जितने भी प्लांट्स है सबको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हुए सारे को प्लांट्स में डाल दिया गया, और जो एनिमल्स हैं सबको एनिमल्स। हाँ नसीमा बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स समझा दीजिए। मेरे वीडियो यूट्यूब पे आप देख लेना, वो हम उसको वो फिर से नहीं। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स का मतलब क्या होगा, बहुत सारा जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिख रहा है, जैसे इंसेक्ट्स के अंदर ज्वाइंटेड लेग्स दिख रहा है, 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स दिख रहा है, एंटीना होता है ना। तो ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स है ना। एग्रीगेट्स का मतलब मॉर्फोलॉजिकल, बहुत सारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का एग्रीगेशन है, समझ में गया ना, इसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ठीक है ना। अब बायोलॉजिकल इंटिटीज का मतलब क्या हुआ, लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इनसे, ठीक है। अब मेयरली का मतलब क्या होता है, मेयरली वर्ड लिखा था, मेयरली का मतलब ओनली, सिर्फ और सिर्फ वो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स के ही बेसिस पे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो लिविंग बीइंग्स पहले कहलाते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ हाँ नंदिनी, हाँ। और किसी बच्चे का डाउट है जो हाथ रेस्ट किए हुए हैं तो पूछें। अरबाज पूछें। मोहम्मद खान पूछें। अरबाज पूछें। हेलो। हाँ बोले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। हाँ सर, मैं आपसे पूछ रहा था, अगर जो हम जो चैप्टर पढ़ते हैं ना, एक हम्म पढ़ते हम्म हैं, दूसरा पढ़ते हैं, फिर अक्सर 2-3 चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, तो सर हम पिछला हम्म। भूल जाते हैं, दिमाग से हमारा स्लिप हो जाता है। कोई याद करने का कोई ट्रिक हो तो बता दीजिए सर, जो याद रहे पीछे का भी। बिल्कुल ट्रिक यही है
कि तुम मेरे साथ क्लास बिल्कुल रेगुलर रहो, ठीक है ना। और जी दूसरा ट्रिक ये है कि जो चैप्टर को रिवीजन करना है वो राजीव विजय से करते रहोगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जैसे मैंने पढ़ाया है। अगर मेरा क्लासेस छूट जाता है तो यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो, और कोशिश करो कि मेरे हाँ क्लासेस में लाइव आने का, ठीक है ना। हाँ लाइव आओगे तो सर। तुम्हारा अगर कोई डाउट रहेगा तो वो चीज है, तो तुम भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? अगर हाँ तुम राजीव विजय से प्रैक्टिस करते रहोगे लाइन टू लाइन, वो जो क्वेश्चंस मैंने बताया है, तो नहीं भूलोगे बायोलॉजी में तो। सर, जो आपकी क्लास ली थी आपने, जो पीवाईक्यू कराए थे, वो मेरी क्लास मिस हो गई है। वो कौन सा डे था वो बता दीजिए, मैं यूट्यूब पे देख लूंगा। बिल्कुल यूट्यूब पे जाओ ना, यूट्यूब पे उम्मत हेल्पलाइन, उम्मत एजुकेशन ऑफिशियल की जो मतलब है चैनल, उसके ऊपर तुम जी क्लास 8 मैराथन क्लास करके लिखा हुआ होगा, उसमें जी है। सर, मैं देख लूंगा। और सर एक जी बात और थी। हाँ जी। अ, सही है। जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, हम्म। बैक्टीरिया में जो प्रजनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। अच्छा, एक तो लैंगिक प्रजनन, बहुविखंडन, द्विखंडन। आई डोंट लैंगिक नो द हिंदी, आई डोंट नो हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। कुछ इंग्लिश में सर, बोलो, मैं आई डोंट नो। हिंदी मीडियम का ही बच्चा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ लैंगिक प्रखंडन, चलो सर, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में ये सब कुछ नहीं बोलने की समझ पा कोशिश रहा कर रहा हूँ। लैंगिक प्रजनन यानी जैसे कि हूँ। हाँ बोलो बोलो। सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा अच्छा। सर, ये समझ में नहीं आ रहा, जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह पॉसिबल है। और क्या है क्वेश्चन, और बताओ। यही क्वेश्चन है सर। दो क्वेश्चन है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल हम्म फिशन। मेरा समझ हम्म में आ गया। ये हम्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस तरह पॉसिबल है, फिंगर ट्रिप्स में देखा था मैंने। हाँ तुमने फिंगर टिप्स देखा था तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा। पहली बात की मैंने एनसीईआरटी में वो लाइन बताई है, मेरे क्लास को कर लेना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के जो यूट्यूब पे मैंने लेक्चर्स बताए ना, जी उसमें ये सर। पॉइंट बताया है, वो जाकर के मेरे लेक्चर्स को देखना, ठीक है। ठीक है सर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस टाइम में होती है उनके, मैं बता देता हूँ कि वो जब उनकी कंडीशन जब खराब होती है ना, अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है, तो वो क्या करते हैं कि शिफ्ट कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। तो मल्टीपल मल्टीपल फिजन के थ्रू वो अपने बच्चे को निकालते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, उनके में स्पोर्स बनता है, ठीक है ना। स्पोर्स के थ्रू वो मल्टीपल फिजन, तुमको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जी तो जी जी। वो जो डाउटर सेल्स जो बनते हैं ना आगे, ठीक है ना, तो उसके में क्या है, जब कंडीशन उनकी फेवरेबल नहीं रहती है तो वो शिफ्ट कर जाते हैं, अपने बॉडी को शिफ्ट करा करके वहां पे जाइगोट बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। जी सर। वो एक कंडीशंस में चले जाते हैं, तो इस तरीके से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मैंने वो वीडियो में समझा रखा है पूरा बात एनसीईआरटी का। तो आप मेरे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स वाले टॉपिक को लास्ट लास्ट वो चीज आई थिंक सो लास्ट का टॉपिक, बीच का टॉपिक था, ठीक है ना, वो जाके देख लेना। ठीक है सर, ओके सर। चलो। ठीक ठीक है फैबिनाज, वो ठीक है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा तुमसे क्वेश्चन के अलावा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो देख लीजिए। शाजिया मंसूरी को देखिए क्या है डाउट। शाजिया मंसूरी, साकिब, साकिब का तो डाउट मैंने क्लियर कर दिया। तुम जाके मेरे क्लासेस कर लेना साकिब, तुम और कोई दिक्कत नहीं ना साकिब। वालेकुम सर। हाँ बोलो। सर मैं जब भी चैट बॉक्स में आपको मैसेज करती हूँ आप कभी रिप्लाई नहीं नहीं सर। करते हैं मेरा। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारा मैसेज मुझे नहीं दिखता होगा इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पा लूंगा, ऐसे तुम्हारा मेरा मैं डाउट था क्वेश्चन। मेरा डाउट ये है कि सर एनसीईआरटी के अलावा और कुछ पढ़ने की नीड है कि नहीं है, हमें बस इतना हाँ क्लियर कर दीजिए। पढ़ लो ना, पीएचडी कर लो पूरा। पीएचडी अभी करके कहाँ जाएंगे हम, अभी हाँ तो नहीं ना करना है पीएचडी, तो बस चुपचाप 12th से पढ़ा नहीं एनसीईआरटी जा में। रहा है। तो वही मतलब, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तुमको एनसीईआरटी के अलावा पढ़ने का मन है तो कैंपबेल बायोलॉजी पढ़ो। सर पीएचडी। जैसे कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा वो मटेरियल देता है पढ़ने के लिए, तो इतने मेरा भी सस्ते देते हैं। आज का क्लास तुमने शुरुआत से ज्वाइन किया था कि बीच में ज्वाइन किया, हाँ, पहले ये बता। ये स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था मैंने। तो मैंने तुम लोगों को सारी बात बताई थी, तुम्हें समझ में आई भी होगी, है ना। समझ में आया था सर। है ना, बस तब इतना बात तुमको क्लियर होगा कि मैंने क्या बोला, कि एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कोई भी किताब, कोई भी कोचिंग स्टडी मटेरियल्स कुछ भी नहीं पढ़ने हैं। तुम अपनी गारंटी मुझ पे दे रहे हो ना,
तो मैं और तुम सर लोगों को टीचर्स हाथ बोलते हैं कि ओनली एनसीईआरटी से क्लियर नहीं होता है नीट। जो टीचर्स बोलते हैं, तो आई डोंट थिंक सो। I am not such a type of teacher. Okay, I am not such a type of teacher who can say that apart from NCERT, मतलब NCERT के अलावा पढ़ने से ही नीट क्लियर होते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि NCERT जो पढ़ेगा उसकी नीट 110% से छोड़ो 200% बायोलॉजी में उसकी 330 मार्क्स से नीचे आ ही नहीं सकती, 330 340 के नीचे आ ही नहीं सकती। ठीक है ना? ओके सर, ओके, ओके। थैंक यू। बाकी देखो, बाकी और लोगों की बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, अपना कान बंद रखना है ना? सही डायरेक्शन में, सही फ्लो में काम करना है। ठीक है ना? चलो। अरे नेचर ऑफ वॉल अभी ना बताया यार तुमको, फैबिनाज अभी ना तुम देखी थी नेचर ऑफ वॉल। वॉल का नेचर देखो, तुम लोगों को भी जस्ट दिखाया था मैंने। उसके में गुड क्या? इवनिंग सर। हाँ बोलो। सर आप जो बुक बता रहे थे वो बुक मुझे नहीं मिल रही है क्वेश्चन लगाने के लिए। मिल जाएगी, ये भेज देंगे, ब्रॉडकास्ट पे मिल जाएगा। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस करो। देखो सेल वॉल का नेचर है ना यही, मतलब सेलुलोजिक सेल वॉल है, नॉन सेलुलोजिक है। ठीक है फैब, आपको फैबिनास तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।